जय हिंद। मिशन जेआरएफ परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग राही कहानी देखने वाले हैं जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। जैसे कि हर बार कहानी पढ़ने से पहले हम लोग उस लेखिका या लेखक के विषय में विस्तार पूर्वक जानते हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से भी अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राही सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान नाग का जन्म नाग पंचमी दिन 16 अगस्त 1904 इलाहाबाद के निहालपुर गांव में हुआ था और मृत्यु 1948 में, यानी कि आज़ादी के 1 वर्ष बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि यह एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी कार्य की थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह और माता का नाम धीराज कंवर था। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता 1913 में मर्यादा कहाँ प्रकाशित हुई थी? प्रयाग से प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने अपना नाम सुभद्रा कुंवरी था। उसमें क्या नाम से उसने रचनाएं की थी? सुभद्रा कुंवरी। सुभद्रा जी और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थी। कहा जाता दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। आप सभी को पता होगा कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से महादेवी वर्मा भी एक प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं, और सिर्फ यही एक लेखिका है छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में जिसमें रहस्यवाद का पूरा रूप देखने को मिलता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की शिक्षा 9वीं कक्षा तक हुई। उनकी शादी नवलपुर के ठाकुर लक्ष्मण सिंह से कर दिया गया, जो नाटककार भी थे और साथ ही के साथ शायद कोई चीज़ें यहाँ छूट गई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के संतान में से सुधा चौहान, अजय चौहान, विजय चौहान, अशोक चौहान और ममता चौहान थे। सुभद्रा कुमारी चौहान एक देशभक्ति लोकतांत्रिक क्रांतिकारी महिला थी। सन 1922 का जबलपुर झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी पहली सत्याग्रही थी। सुभद्रा जी की रचनाओं के विषय में भी कुछ दिखेंगे। बिखरे मोती 1932, उन्मादी 1934 और सीधे साधे रास्ते 1947। सीधे साधे रास्ते किनके विरोध में लिखा गया था? तो एक रचना है भागवती चरण वर्मा की टेढ़े मेढ़े रास्ते, उन्हीं के विरोध में इन्होंने सीधे साधे रास्ते की रचना की थी। जब हम भागवती चरण वर्मा की बात करते हैं तो उनकी एक रचना है चित्रलेखा, जो 1934 में प्रकाशित हुई है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई उनके रचनाओं में से। सुभद्रा कुमारी चौहान अखिल भारतीय कांग्रेस की सदस्य और मध्य भारत विधानसभा की MLA भी रही है, यानी कि मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज पुस्तक में लिखी। इस पुस्तक को हंस प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया। और इनकी कौन सी एक आत्मकथा सुभद्रा कुमारी चौहान का? मिला तेज से तेज। और किन्होंने लिखा था? उनकी पुत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। उनकी प्रथम कहानी संग्रह बिखरे मोती में कुल 15 कहानियां हैं, जो यह भग्नावेश, होली, पापी पेट, मंझली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम्ब के फूल, किस्मत, मछुए की बेटी पूछा गया है, एकादशी, आहुति, थाती, अमराई, अनुरोध और ग्रामीण। सुभद्रा जी को मुकुल और बिखरे मोती पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। भारतीय तटरक्षा सेना ने अप्रैल 2006 में सुभद्रा कुमारी चौहान को सम्मानित किया। बिखरे मोती में अधिकांश सुभद्रा जी की कहानियों का नारी विषय पर केंद्रित है। दूसरी कहानी संग्रह उन्मादी में कुल 9 कहानियां हैं। उन्मादी, असमंजस, अभियुक्ता,
सोने की काठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्ष्या, अंगूठी की खोज इंपॉर्टेंट है, चढ़ा दिमाग, वैश्या की लड़की। उपयुक्त सभी कहानियों का मुख्य स्वर पारिवारिक एवं सामाजिक परिदृश्य ही है। सीधे सीधे चित्र सुभद्रा जी का तीसरा और अंतिम सीधे साधे चित्र, अच्छा माफ करिएगा, एक सीधे साधे रास्ता किसी और की रचना है या सीधे साधे चित्र हैं। सुभद्रा जी का तीसरा वो अंतिम कहानी संग्रह है जिसमें कुल 14 कहानियां हैं। गोरी, रूपा, कैलाशी, नानी, बियल्ला, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, सुभागी, दुराचारी, मंगला, हिंगवाला, राही। देखिएगा सीधे साधे चित्र जो है इनका अंतिम कहानी संग्रह, जिसमें ही इनका राही कहानी संग्रह भी संकलित है, तांगेवाला एवं गुलाब सिंह। इस तरह सुभद्रा जी की कुल छोटी बड़ी सभी कहानियों को मिलाकर के 46 कहानियों को उन्होंने रचना की। कहानी से संबंधित कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण जो हम देख लेंगे, यह चीज हमें कहानी समझने में बहुत सहयोग होगा। पात्र राही कहानी में कौन कौन पात्र? एक राही है जो मंगरोरी जाति की स्त्री है, दूसरा अनीता जो एक सत्याग्रही है। दो ही इसके मुख्य पात्र हैं, छोटे मोटे पात्र है जिसको कहानी पढ़ने के दौरान हम लोग देखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही उनके तृतीय व अंतिम कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र से लिया गया है। कहानी भीख मांगने वाली मंगरोरी जाति की स्त्री राही द्वारा उदार पूर्ति हेतु की गई चोरी की घटना पर आधारित है। यह कहानी सत्याग्रही अनीता और राही के बीच जेल में हुई संवाद पर आधारित है। आंदोलन करने वाली जेल जाने पर गर्व महसूस करते हैं। राही नाच अर्थात अनाज की गठरी चुराने के कारण जेल गई थी। राही के पति को जेल में खूब पीटा गया था, अंततः अस्पताल में ही वह मर गया। अनीता को जेल में पहले बी क्लास और बाद में ए क्लास में रखा गया। नाच की गठरी में करीब 5-6 शेर नाच थे जिसे राही ने अपने बच्चों के लिए चुराया था। लेखिका के अनुसार देश कल्याण जनता की आत्मनिर्भर बनकर ही संभव है। इस कहानी का उद्देश्य सच्ची देशभक्ति है और यहाँ हमारे राही कहानी से महत्वपूर्ण बिंदु जो भी थे वह हम उसको देख लिए। अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण कहानी है उसके मुख्य बिंदु को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। राही कहानी, एक सेकेंड। राही कहानी किनके द्वारा लिखा गया? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। राही सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहती है? तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाच की गठरी। नाच का अर्थ यहाँ क्या हो रहा? अनाज। कितना नाच था? होगा 5-6 शेर। और सजा कितने दिन की? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। हमारी जाति क्या है? राही की जाति क्या है? मंगरोरी। कहा जाता है कि उस जाति के लोगों को सिर्फ भीख मांग के जीवन यापन करना पड़ता है। हमारी जाति मंगरोरी है, हम केवल भीख मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझ ढोने के लिए टोकरी लेकर भी बैठी रही पर कुछ न मिला। सामने किसका बच्चा रो रहा था और उसे देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली,
फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभवतः इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों को कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वो मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा। वह क्यों जेल गया था? अनीता ने प्रश्न किया। उससे तो बिना कसूर ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था। उसी का बदला लेने के लिए 102 में उसका चालान करके साल भर सजा दिला दी और वह मर गया। कितना दफ़ा 102 के तहत उसे सजा हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल गई थी। अनीता क्या हुआ? सत्याग्रह करके जेल गई थी। पहले उसे बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास डलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के संतान हैं। यह कथन पूछा जा सकता है कि हम सभी परमात्मा के संतान हैं। यह किस कहानी से संबंधित यह कथन है? एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का अधिकार ही है। फिर क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं, हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छे बर्ताव मिलता है। फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह कथन भी याद रखिएगा, यहाँ से पूछने की संभावना है कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है। यह हमारे 5वीं जेल यात्रा है और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। यहाँ तक याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल आ चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग के दूसरे से ऊपर उड़ जाते हैं। इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस के राज की सत्ता मिलते हैं। हम मिनिस्ट्री, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी। कल तक जो खद्दर भी नौ पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन जाते हैं। खद्दर पहनने लगे, यहां तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? देखिए अनीता कितनी बड़ी बात कहती है कि वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो।
अनीता की विचारशीलता अनीता को ही खाए जा रही थी। उसी बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। देखिएगा, वह अनीता की आत्मा बोल, वास्तव में, यहाँ से ये कथन याद रखिए, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। यह कोई दूसरा नहीं, हमारे ही भारत के संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश के कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। यह भी कथन याद रखिएगा, हमारा वास्तविक देश तो देहातों में है। किसानों की दुर्दशा से हमें सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार, और शिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी चोरी की। बच्चे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है अथवा अलक्ष्य है भी अथवा नहीं। यदि नहीं तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंचने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता का जो जीवन दान हमें दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है। राही जैसे भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो, देशभक्ति की यही मापदंड क्यों ना बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह किसी प्रकार सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह मंगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोला। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़े बुनते हैं और कोई रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वह भीख मांगना और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्हें छोटे छोटे घर बना लिया है। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सो गई। सुबह 7 बजे उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त के छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए एक मधुर कल्पना लेकर वह घर चली गई और राही कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। कहानी आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करें। अगर कहानी आप लोग का अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने सभी यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी से तैयारी कर रहे सभी मित्रों के साथ यह क्लास को साझा करें। धन्यवाद।